everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करा था कि जब जो मेम्ब्रेन रहेगा वो जब रेस्ट स्टेट में रहता है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या पोटेंशियल डेवलप होता है? हमने कहा था कि जो मेम्ब्रेन होगा वो इंटरनली कैसा होगा, इंटरनली निगेटिवली चार्ज होगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। मतलब क्या हो रहा है, एक पोलराइजेशन हो जा रहा है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जा रहा है चार्ज की वजह से। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन जो था वो अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज ज़्यादा थे और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे। अब इसके क्या क्या 3 फैक्टर्स थे, ये सब भी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल है कैसे जो नर्व है वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द एक्सॉन, कैसे नर्व्स जो हैं वो ट्रैवल हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल के पहले हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन को जानना था, वो सब हमने जान लिया है। अब हमें एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। एक्शन पोटेंशियल क्या कहता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स जो होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स होता है अंडर द नर्व इम्पल्स, जो the electrochemical events that underlie the nerve impulse or action potential are determined largely by the axon membrane differential permeability to sodium and potassium ion। अब जो हम पढ़ेंगे कि हाँ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है या नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? वो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का है। इन्हीं के सारे यही काम करेंगे, इन्हीं की वजह से सब कुछ होगा। जैसे फॉर से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम टच की बात करते हैं, सेंस है वो भी एक तरीके का। हमारा हाथ किसी चीज़ से टच होता है, हमें कोई टच करता है, हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो एक सेंस आता है कि हाँ हमसे कुछ टच हुआ। तो अगर हम टच की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और हम इसको टच कर रहे हैं, तो हम इसको फील कैसे कर पा रहे हैं? टच कर रहे हैं। जैसे ही ये हमारे सरफेस से टच होता है वैसे ही एज सून एज क्या होता है, वहाँ पे सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से क्या होगा? हमने क्या कहा? हमने कहा था कि हमने रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन को देखा था वो मेम्ब्रेन कैसा था? वो इंटरनली निगेटिव चार्ज था, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज थे, इनसाइड निगेटिव चार्ज थे और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज। ये रेस्ट कंडीशन की बात होती है। और हमें एक और बात ये पता है कि बाहर जो होता है वो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर जो है वो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। बाहर कौन ज़्यादा है? सोडियम आयन। अंदर कौन ज़्यादा है? अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही कोई सिग्नल आ रहा है, जैसे मैं टच की बात कर रही थी, तो जैसे ही मैं टच करूँगी मुझे फील होगा। ये टच कैसे फील हो रहा है? इसलिए फील होगा कि जैसे ही मेरा ये जो फिंगर टिप है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आएगा, हमारा यहाँ पे जो नर्व होगा उस नर्व का सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे आप मानिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से क्या होगा? इस सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से हमको पता है कि बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और अंदर सोडियम कम अमाउंट में है। तो हम कहते हैं डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ भी हमको पता है कि बाहर में क्या है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन अंदर में कम है। तो सोडियम चैनल के ओपन होते ही जो सोडियम आयन्स होंगे वो क्या करेंगे, अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। मतलब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होना स्टार्ट होगा। इनफ्लक्स मतलब अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने तो कहा था कि अंदर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हो क्या रहा है, ज़्यादा सोडियम आयंस के अंदर आने की वजह से ये जो अंदर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो बाहर पॉजिटिव था
वो बाहर का पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थ्रू आउट द एक्सॉन ऐसा हो जाएगा एक बार में, नहीं, ये सेगमेंट, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक न्यूरॉन है, सिग्नल यहां से आया एक्सॉन हेलॉक पे, जैसे ही सिग्नल स्ट्राइक करेगा, इस सिग्नल के स्ट्राइक करते ही ये जो मैं बता रही हूँ कि सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट होगा, और इस इन्फ्लक्स की वजह से जो निगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी कुछ ही सेगमेंट में, स्टार्टिंग के कुछ सेगमेंट पे हुआ, पीछे की चीजें एज इट इज जैसी थी वैसी ही रहेंगी। अब ये जो कंडीशन हो जा रहा है कि एक ये, इसके पहले हम क्या कह रहे थे कि इसके पहले पोलराइज्ड कंडीशन थी, अब क्या हो गया है, डीपोलराइज्ड कंडीशन हो गया है। जैसे ही ये निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, ये डीपोलराइज्ड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, डीपोलराइज्ड कंडीशन है। ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि रेस्टिंग स्टेट में जैसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वैसे ही था, अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब ईसीएफ में पॉजिटिव्स हैं ज्यादा और आईसीएफ में नेगेटिव्स हैं ज्यादा। लेकिन जैसे ही कोई सिग्नल स्ट्राइक करता है, जैसे ही कोई सिग्नल आता है, उस सिग्नल के आते ही क्या होगा कि ये जो सोडियम चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे। उनके ओपन होने से क्या होगा कि सोडियम आयंस अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन स्टार्ट हो जाएगा। इस सोडियम आयन इतना ज्यादा अंदर आ जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे रहा है। पहले मैंने क्या बोला था कि एक चार्ज के सेपरेशन की वजह से एक पोल्स बन जा रहे हैं कि हाँ ये पॉजिटिव पोल्स हैं, ये नेगेटिव पोल्स हैं, तो हम कह रहे थे ये पोलराइज्ड कंडीशन था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये पोलराइज्ड तो चेंज हो गया, तो अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डीपोलराइज्ड हो गया। क्या हो रहा है, डीपोलराइज्ड हो रहा है। अब क्या होगा कि ये काम ऐसे ही, अब जैसे होगा कि ये मान लीजिए, और ऐसे ही सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, ऐसे ही सिग्नल्स आगे बढ़ेंगे। अब ये जो काम इतने दूर में हुआ है कि निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, अब ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा। अब ये जो पूरी घटना यहाँ पे हुई थी वही सेम वाली घटना इसके आगे होंगी, और पीछे का जो रहेगा वो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब आप देखो, स्टार्टिंग से हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा पोलराइज्ड कंडीशन रहेगा। ठीक, ये कौन सा कंडीशन है, पोलराइज्ड। अब क्या हो रहा है, जब सिग्नल आ रहा है, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जा रहा है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, डीपोलराइज्ड कंडीशन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, डीपोलराइज्ड कंडीशन। क्या होगा, आप देख रहे हैं कि पूरा एक्सॉन एक साथ डीपोलराइज नहीं हो रहा है, ये जो इवेंट होगा ये सेगमेंट में होगा। तो इस जिस सेगमेंट में हुआ है अब ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो अब यहाँ पे क्या था कि निगेटिव 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 था, ये वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, और आगे जो होगा वो आपका क्या होगा कि डीपोलराइज्ड होगा। ठीक, तो एक बार पोलराइज्ड कंडीशन थी, जब चेंज हुआ तो डीपोलराइज्ड हो रहा, वापस से अपने कंडीशन में आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, दोबारा से क्या हो गया, दोबारा से रीपोलराइज्ड कंडीशन आ गई। दोबारा से क्या हो गया, दोबारा से ये
रीपोलराइज्ड हो गया। तो इसी तरीके से जो हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि कोई स्टिमुलस आ रहा है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, वो इसी तरीके से ट्रेवल करता है, पोलराइज से डीपोलराइज में कन्वर्ट होता है, डीपोलराइज से रीपोलराइज्ड में कन्वर्ट होता है। अब सोचने वाली बात ये है कि मैम ये तो समझ में आया कि पोलराइज से डीपोलराइज्ड कैसे हो रहा है, लेकिन रीपोलराइज्ड कैसे हो रहा है, रीपोलराइज्ड कैसे हो रहा है, कैसे वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में वो आ रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में आ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, डीपोलराइज्ड वाली कंडीशन में हमने कहा सोडियम चैनल ओपन है और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। जब वापस से ये आगे शिफ्ट करेगा और इसको रीपोलराइज्ड करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। पोटेशियम चैनल के ओपन होते ही क्या होगा, अंदर से जो पोटेशियम होगा वो बाहर की तरफ जाने लगेंगे और ढेरों ढेर पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे ताकि ये वापस से अपना ओरिजिनल कंडीशन मेंटेन कर ले, वापस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन कर ले। ये इवेंट्स होते हैं, इन्हीं इवेंट्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो होता है। कभी कभी हम कुछ और टर्म सुनते हैं जैसे हाइपर पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है। अब आप सोचो, हमने कहा कभी कभी आपने नोटिस करा होगा, आई थिंक सबने करा होगा कभी ना कभी नोटिस, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहती कि यार कैसे हुआ था। मान लीजिए अगर हम एक सबसे सिंपल एग्जांपल लें तो कभी कभी कोई हमें अगर चिमटी काटता है तो चिमटी काट ले, बट हमें कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि काटा, ठीक है। सेंसेस तो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे सेंसेस काम करना बंद कर दिए, सेंसेस हमारे काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है, या कभी कभी हम कहते हैं ना कि कुछ देखते हैं जब बाद में तो हम कहते हैं यार यहाँ चोट लग गई, कोई पूछता है यार चोट लगी क्या, तो हम कहते हैं हाँ चोट लगी, कैसे लगी पता नहीं, पता ही नहीं चला कैसे लग गई। तो क्यों वो सिग्नल्स हमें पता नहीं चल पाते हैं, क्यों हम उनके लिए रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाते। इसका एक आंसर ये है कि देखिए कोई भी सिग्नल्स आएगा तो हम उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे। सिग्नल्स के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करे। किसको टच करे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टच होती है सिग्नल से तो ही सिग्नल जो होंगे वो ट्रांसमिट होंगे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे ही सिग्नल रह जाता है, उस सिग्नल के पास इतनी पावर नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच कर पाए, तो वो सिग्नल हमें फील नहीं होता है। ठीक, तो हमें लग रहा है एक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा। एक्शन पोटेंशियल क्या था, एक्शन पोटेंशियल यही था, जैसे अब आप यहाँ पे देखो जो चीज अभी तक मैं समझा रही थी आपको वही चीज यहाँ पे है। देखिए ये एक हमारा न्यूरॉन है और ये पूरा इसका एक्सॉन है और वहां पे एक्सोनल टर्मिनल है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक्सॉन की करेंगे। क्यों, इसमें हम इसको देख के हम क्या कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है हमारा एक्शन पोटेंशियल का, वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन ये है। ऐसे आपका सोमा से होते हुए एक्सॉन से होते एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो जा रहा है, वो उधर ही ट्रेवल करेगा, डायरेक्शन उसका वही है। अब हमने कहा था रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि अंदर की तरफ खाली निगेटिव चार्ज होते हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये आपको पहले वाले में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो ग्रीन सेगमेंट दिख रहा है इतने दूर में आपको दिख रहा होगा कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, तो वो यही वो कंडीशन होगी कौन सी, डीपोलराइज्ड वाली। ये इतना सेगमेंट जो है वो डीपोलराइज्ड हो चुका है। इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल द सोमा एंड ऑफ द एक्सॉन बिकम्स डीपोलराइज्ड। जो सोमा एंड है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसने क्या करा है, इसने सिग्नल्स को रिसीव करा है, रिसीव करके सोमा को दिया है, सोमा ने एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर किया है। तो सोमा जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं पे सबसे पहले ये डीपोलराइज्ड वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि सिग्नल यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जो है हमारा वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन होगी वो हमें दिखेगी, और डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जो चार्जेस हैं वो उलट पलट हो गए हैं, अंदर पॉजिटिव आ गया और बाहर जो यहाँ पे रहेगा वहां पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी डीपोलराइज्ड वाली कंडीशन है। अब क्या होगा कि ये डीपोलराइज्ड जो है ये आगे बढ़ेगा,
मतलब एक्शंस पोटेंशियल जो है, जो स्टिमुलस है वो और आगे भी तो जाएंगे, एक ही जगह खड़े तो नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स डाउन द एक्सॉन में पूरा फैलेंगे। मीनवाइल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन, और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो जो पहला वाला पार्ट था जिस सेगमेंट में पहले डीपोलराइजेशन हुआ था, आप देखिए उस सेगमेंट में वापस से क्या हो जा रहा है, रीपोलराइजेशन हो जा रहा है। ठीक, बिकॉज सोडियम आयन चैनल्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एडिशनल K+ चैनल हैव ओपन एंड मेम्ब्रेन्स कांट डिपोलराइज्ड अगेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सिग्नल यहाँ से आगे बढ़ गया तो अब यहाँ वाले सोडियम आयन चैनल खुलेंगे, यहाँ वाले सोडियम आयन चैनल अब बंद हो चुके हैं, बल्कि क्या हो गया है, पोटेशियम आयन का चैनल खुल गया और वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेजने लग रहा है। ठीक, फिर डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये आगे बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे जहाँ पे डीपोलराइज था वहाँ पे रीपोलराइज हो जाएगा और ये वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन बोले तो रेस्टिंग स्टेट में आ गया है। ठीक, द एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूज टू ट्रेवल डाउन द एक्सॉन, और ऐसे ही थ्रू आउट द एक्सॉन जो एक्शन पोटेंशियल होगा ये ट्रेवल करते 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 पूरा आपका यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक, एक्सोनल टर्मिनल तक ये आपका सिग्नल इसी तरीके से पहुंच जाएगा। देखिए ये क्या है, रेस्टिंग स्टेट का है। जो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ये रेस्टिंग स्टेट का है। रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है, ये सोडियम पोटेशियम चैनल वाली बात हो रही है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, सोडियम बाहर रहते, पोटेशियम अंदर आता है, अंदर की तरफ माइनस होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है। लेकिन जब डीपोलराइजेशन हो रहा है तो ये एरो आप देख रहे हैं कि मोटा हो गया है, ये एरो जो है वो मोटा हो गया है, और ये एरो किसको शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है सोडियम आयन को। और इसका मोटा होना क्या शो कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन आ रहे हैं बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि पोटेशियम का लीक चैनल होता है, तो लीक चैनल वजह से पोटेशियम जा तो रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो जा रहा है। फिर आप वापस इसमें आइए तो आप देखिए जब रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन आती है तो हम क्या कहते हैं कि सोडियम जो है वो अब बाहर जा रहे हैं और रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन आ रही है, वापस से यहाँ निगेटिव और बाहर क्या है रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। आप कह सकते हो कि डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में इनफ्लक्स सोडियम आयन का बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, इनफ्लक्स, आईएन, इन मतलब अंदर, इनफ्लक्स हो रहा है, और रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में ईफ्लक्स हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ वो जा रहा है। ठीक, ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस ग्राफ को आपको देखो, मैंने क्या कहा था कि कोई भी स्टिमुलस या कोई भी सिग्नल आएगा, जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच नहीं कर देता है वो सिग्नल हमें फील नहीं होता और हम उसके अगेंस्ट में, हम उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। अब आप देखो, हमने कहा था जब हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने कहा था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है किसी भी मेम्ब्रेन का वो -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक, तो ये देखिए ये आपका हो गया -70 मिलीवोल्ट, ये हमारा क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब आप देखो कि सिग्नल्स आ रहे हैं, जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है ये सिग्नल वाली लाइन रहेगी। अब आप देखो कि एक सिग्नल एक स्टिमुलस आ रहा है लेकिन वो यहीं तक जा रहा है, मतलब कहीं यहीं पे आ रहा है, और हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, वो -55 वोल्ट है। ये सिग्नल आया तो, लेकिन इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं से हुआ। क्यों रिस्पॉन्स नहीं से हुआ, क्योंकि ये सिग्नल के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच कर पाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को वो टच कर ही नहीं पा रहा है तो क्या होगा कि हम इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे। ये जो भी सिग्नल आएगा वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करे, तभी हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सिग्नल है इसके लिए हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहे हैं। ना द सेकंड, देखिए उससे ज्यादा पावर तो है
इसके अंदर, लेकिन स्टिल ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच नहीं कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये भी कैसा हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। इसके लिए भी हम कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर एक स्टिमुलस ऐसा आ रहा है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच कर दे रहा है। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टच हो रही है तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होने का मतलब क्या हो रहा था कि अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जा रहा था। पहले अंदर क्या था, पहले अंदर निगेटिव ज्यादा था, वैल्यू क्या थी, -70 मिलीवोल्ट। अब आपका क्या होगा कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टच हो जाएगी तो यहाँ पे फटाक से क्या होगा कि जो सोडियम आयन चैनल होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। उनके ओपन होते ही सोडियम आयन का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस इनफ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन होगी। डीपोलराइजेशन आप देख रहे हो रहा है। इस डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यू -70 मिलीवोल्ट थी, वो वैल्यू -70 मिलीवोल्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और अप्रोक्स पॉजिटिव 35 to 40, 30 to 40 के बीच में आप मान लो, 30 भी मान सकते हो, 35 भी और 40 भी मान सकते हो। इतनी वैल्यू टच कर जाती है, प्लस में चली जाती है वैल्यू, इतनी ज़्यादा चली जा रही है। भाई निगेटिव था तो हम निगेटिव में वैल्यू को बता रहे थे कि -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन अब जैसे ही स्टिमुलस आया, उसने इतना पावर था उसके पास कि उसने थ्रेशोल्ड को भी टच करा, तो फटाक से सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा, और सोडियम आयन के इनफ्लक्स होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा वैल्यू है वो -70 से +35 या +40 में चेंज हो जा रहा है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। आप देखो ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब यही दिखा रहा है ना, ये यहाँ पे 0 है, इसके इधर निगेटिव में वैल्यू है, इधर पॉजिटिव में वैल्यू है, तो ये ग्राफ का पीक आप देखो ये यहाँ पे जा रहा है। इट मीन्स कि कहीं यहाँ पे तो +35 या +40 के अप्रोक्स क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है। अब जब एक बार ऐसा हो गया, मतलब इतना इम्पल्स ट्रैवल कर लिया, तो अब हमको उसको रीपोलराइज भी तो करना है, वापस से रेस्टिंग स्टेट में भी लाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे कि रेस्टिंग स्टेट में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। रेस्टिंग स्टेट में लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर हम इसको रेस्टिंग स्टेट में नहीं लाते हैं, जब तक ये एक बार सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता रहता है, अगर मेम्ब्रेन एक बार डीपोलराइज्ड है, उस टाइम में अगर कोई दूसरा सिग्नल आ रहा है तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा नहीं, वो उस सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा। भाई वो ऑलरेडी इंगेज्ड है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो वो उसी सेम टाइम पे दूसरे सिग्नल को कैसे रिसीव कर सकता है। और हम चाहते हैं कि भाई सारे सिग्नल्स रिसीव हों, इसीलिए फटाक से डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कि वापस से तुम अपने इनिशियल स्टेट में आ जाओ, वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाओ, ताकि कोई दूसरा सिग्नल आ रहा होगा तो उसको भी तुमको रिसीव करना है। समझ में आ रहा है रीपोलराइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रीपोलराइजेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि दूसरा सिग्नल जो होगा वो रिसीव होगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है कि इतनी प्रोसेस हो रही है, इस टाइम में वो किसी दूसरे सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर रहा है, किसी दूसरे सिग्नल्स के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है, उस पीरियड को हम एक नाम देते हैं और वो नाम होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो कोई भी नया सिग्नल रिसीव नहीं करेगा, किसी भी नए सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। वापस से इसीलिए जरूरत पड़ती है कि इस मेम्ब्रेन को हमको रीपोलराइज्ड करना पड़ता है। मेम्ब्रेन को रीपोलराइज करने की जरूरत इसीलिए पड़ती है। अब रीपोलराइज में क्या होगा कि जैसे ही एक बार यहाँ पे डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन हो जाएगी, अब जब हमको उसको रीपोलराइज होना है तो क्या होगा, सोडियम आयन चैनल जो होंगे वो गेटेड हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम आयन जो होंगे वो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे और रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन होगी। अब आप देखो धीरे 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 पॉजिटिविटी जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी और निगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा।
ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे सोडियम पोटेशियम आयन बाहर जाता है, अब क्या हो गया कि पहले तो सोडियम आयन आ रहा था, आते जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि डीपोलराइजेशन हो गया। अब क्या हो रहा है, सोडियम आयन का आना भी बंद हो गया है और जो अंदर पॉजिटिव प्रेजेंट है पोटेशियम आयन वो बाहर भी जाने लगा है कि भाई हम जा रहे हैं बाहर, हम मैनेज कर दे रहे, तुम टेंशन मत लो। तो उसको वो मैनेज करने के लिए बाहर भी जाने लगा और इन भाई साहब को रोक भी दिया गया। अब न ये अंदर आ भी नहीं रहे और ये बाहर जा भी रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉजिटिविटी टच हुई थी, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी हो गई थी, वो पॉजिटिविटी जैसे जैसे सोडियम आयन बाहर जाता जाएगा पॉजिटिविटी घटती जाएगी और मेम्ब्रेन जो है वो वापस से निगेटिव की तरफ बढ़ता चला जाएगा। देखिए आप धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा है। अब बात आती है इस लाइन की, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट, लेकिन क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन निकले जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब वो अपने मन का हो गया, निकले ही जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है। ये मेम्ब्रेन की जो वैल्यू है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जा रही हैं और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइजेशन। भाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन पे जब था तो उसको हम पोलराइज्ड कंडीशन कह रहे थे, अब ये कुछ ज्यादा ही पोलराइज्ड हो गया, पोटेशियम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो निकलता जा रहा है। तो वहां पे क्या हो जा रहा है, हाइपरपोलराइजेशन, मतलब वैल्यू कुछ ज्यादा ही निगेटिव हो गई है और हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन आ गई है। अब जैसे ही हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन आती है, मेम्ब्रेन को समझ में आता है भाई कुछ तो हो रहा है अपने साथ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये फटाक से क्या करता है, उसके बाद जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जो एटीपीज वाला सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट होता है तो पोटेशियम जो है, सोडियम जो है, 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं और 2 पोटेशियम आयन जो होते हैं वो अंदर की तरफ आने लगते हैं। अब आपको हमने कहा एटीपीज वाला हमने क्यों कहा, भाई हमको पता है बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा रहता है, अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। स्टिल हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयन को अंदर ही भेज रहे हैं, सोडियम आयन को बाहर ही भेज रहे हैं। जब हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं तो हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप अब काम करेगा, ये एटीपी की हेल्प से काम करेगा। अब क्या होगा, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 सोडियम जो है वो बाहर निकलते जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जो है ये धीरे धीरे रिकवर करके अपने रेस्टिंग स्टेट में, अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा। पूरी कहानी कितनी लंबी कहानी हो रही है। एक अगर स्टिमुलस आ रहा है उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करे। जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करेगा तो डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा तो फिर रिपोलराइजेशन की जरूरत आ रही है। रिपोलराइजेशन इतना ज्यादा हो जा रहा है, सोडियम इतना ज्यादा अंदर आने लग रहा है कि हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन हो जा रही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग स्टेट वाला चाहिए। तो उसके लिए फिर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम करेंगे और वो इसको बैलेंस करके उसके ओरिजिनल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग स्टेट में ला देंगे। अब जब ये रेस्टिंग स्टेट में आ गया तो ये कैपेबल है कोई भी सिग्नल, दूसरे सिग्नल को रिसीव करने के लिए। इसके पहले अगर ये प्रोसेस हो रही है, उस बीच में कोई सिग्नल आता है तो वो क्या होगा कि सिग्नल रिसीव नहीं होगा। ठीक है, और ये हम इतना लंबा चौड़ा एक प्रोसेस पढ़े हैं, दैट डजंट मीन कि इतना लंबा होता, तो ऐसा ही है, बट बहुत ही मिली सेकेंड्स में ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये जो हमने एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस पढ़ा है, ये एक मिली सेकेंड्स में ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये है एक्शन पोटेंशियल की, कैसे एक्शन पोटेंशियल में स्टिमुलस ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे सब काम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है ये भी हमने देख लिया, रेस्टिंग स्टेट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अगर मैं स्लाइड्स में आगे बढ़ूं तो जो चीजें मैंने आपको समझाया है वही लिखी हुई चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने ऐसे समझा दिया है, इतना समझा दिया है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।